बेटा लास्ट जो मैंने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाया था, तो क्या उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप ओम्स लॉ बना सकते हो? यही एक टॉपिक है एक्चुअल में, सीबीएसई में इस नाम से तो नहीं आता, नाम वो दूसरा है, वो बताऊंगा कैसे। मगर टॉपिक का जो नाम बनेगा वो बनेगा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग बना लो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम्स लॉ बनाना है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वी हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? Vd माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। अमन बताना ये क्लियर है बात आपको? ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। ओम्स लॉ कब होता है? ओम्स लॉ तो तब होता है जब आपके पास कोई कंडक्टर हो, सपोज इसकी लेंथ भी दी है L, इसका एरिया भी है A, आप एक बैटरी अटैच कर देते हो पोटेंशियल डिफरेंस V की, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ओम्स लॉ बन जाता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बेटा एक बात और, जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इनडायरेक्ट वे से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप कर देते हो अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था E या V इज इक्वल E डॉट डी एल इंटीग्रेशन। शगुन ये फॉर्मूला याद है? V इज इक्वल टू E डॉट डी एल इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको जब सॉल्व करते हो, जब इसे सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लेंथ। हाँ जी पायल बताना, ये फॉर्मूला याद है? V इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो क्या यहां से E का फॉर्मूला बना सकता हूं V बाय एल? तो मैं इस बात को यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ बनाने के लिए मुझे V चाहिए कहीं ना कहीं, और V तभी आ सकता है जब मैं कोई पोटेंशियल लगा रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं हटा सकूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ V बी द, लिख देता हूं यहां पे, इफ V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, if V be the potential difference across the conductor, across the conductor of length L, then यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal V by L। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अगर मैं इस E की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि ये बनाया हुआ था माइनस ई की जगह सॉरी क्या लिखना है, V बाय एल। V पोटेंशियल है, L लेंथ है, M यहां पर है, इनटू टाउ। ये बन चुका है ये फॉर्मूला, अब ये बन चुका है। शगुन बताना यहां तक की बात क्लियर है? तो हमें ये फॉर्मूला नंबर या इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। अब क्या किया जाए? आपको मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में एक रिलेशन होता है। पायल बताओगे क्या फॉर्मूला होता है? करंट, हाँ, I इज इक्वल एन ए, ठीक है, तो ये हमने बना दिया। तो बेटा इस फॉर्मूले में देखो, मैंने आई क्यों बनाया, क्योंकि ओम्स लॉ में आई भी चाहिए, वी मैं ले आया हूं, तो सारी बातें आपस में जोड़नी पड़ेगी। अभी हटा रहा हूं। अब देखो, यहां पर अगर इस इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दूं, और I इज इक्वल माइनस एन ई ए वीडी, क्या है वीडी? माइनस ई वी बाय एम एल इंटू टाउ। सबको सॉल्व करो।
आई विच इज माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, एन ई और ई हो गए ई स्क्वायर एरिया इंटू वी इंटू टाउ डिवाइड बाय एम एल। अभिषेक बताना यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब बेटा आपको बनाना है ओम्स लॉ यहां से, और ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर और V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ऐसा हो सकता है क्या? इस पूरे कंप्लीट फॉर्मूले में आपको V नजर आ रहा है शगुन? V है यहां पर, ये V है, V है। I क्या I नजर आ रहा है? I भी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं ऐसे, V यहीं पर लिखूं, I को यहां ले आऊं, ml को I की जगह ले जाऊं, और बाकी सारी टर्म नीचे आ जाएगी, एन ई स्क्वायर ए और टाउ। पायल बताना ये बात समझ आई आपको कैसे लिखा? बी यहां आ गया, आई यहां चला गया, एम एल ऊपर गया, बाकी नीचे आ गया। और इसको दोबारा एडजस्ट करता हूं, और v अपॉन आई विच इज एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। चेक करो कि v अपॉन आई आर होता था, और आर एक कांस्टेंट होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है? हाँ जी अभिषेक, क्या इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है? क्या वो चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का मास कभी नहीं बदलता बेटा, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, रिलेक्शन टाइम कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। और आप कांस्टेंट को कैपिटल आर लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो v अपॉन आई एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू आर, और v इज इक्वल टू आई इंटू आर, दिस इज ओम्स लॉ। तो आपने ओम्स लॉ बना दिया। बट आपको जस्ट ये याद रखना पड़ेगा, ये सभी चीजें कांस्टेंट और कांस्टेंट को आप आर लिख सकते हो। दिस इज ओम्स लॉ। गरिमा बताना क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये आपने डिराइव कर दिया, ओम्स लॉ डिराइव कर दिया किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बट आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई में। सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी डिपेंड्स। तो कहीं ना कहीं आर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट मतलब दूसरा टॉपिक जुड़ के वो क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी मैंने आधा पार्ट आपको सिखा दिया, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं, एम आया है, एल आया है, एन ई स्क्वायर ए आया है, टाउ आया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आगे मैं जोड़ दूंगा इसको और बताऊंगा कि सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक बार बता दो सारे, यहां तक का टॉपिक समझ आया? शगुन, पायल, अंजलि, अमन, बेटा एक बार नोट कर लो। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैं बोल रहा था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, कंडक्टिविटी डिपेंड्स, तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। राइट डाउन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। अभी अभी एक फॉर्मूला बनाया था हमने, एज वी नो V अपॉन आई विच इज R। एक फॉर्मूला अभी तैयार हुआ था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये फॉर्मूला अभी बनाया था, ये बात याद है अभिषेक? अभी ये फॉर्मूला बनाया था जिसको आर पुट किया था हमने। ठीक है, अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट से इसे लिखूं, एम
अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, डायमेंशंस को अलग कर दिया और उसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। पायल समझ आया कैसे लिखा मैंने लेंथ को और एरिया को अलग कर दिया। आल्सो R इज इक्वल रो एल बाय ए, गरिमा ये फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल रो एल बाय ए, ये बेसिक फॉर्मूला है। जब रेजिस्टिविटी बनाया था तो ये फॉर्मूला आया था। हाँ जी गरिमा बताना, क्लियर है दोनों फॉर्मूलास? नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, चेक करना, आर आर है, एल एल है, ए है, रो, इसका मतलब जो रो है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, दोनों ही आर की वैल्यू है, दोनों की तरफ लेंथ बाय एरिया, लेंथ बाय एरिया है, तो कंपेयर करूं तो रो किसके बराबर आना चाहिए? रो तो इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? रो इज इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। शगुन ये बात क्लियर हुई? कंपैरिजन से क्या फॉर्मूला आया? तो आपको पता चला क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। मास पे, नंबर डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। बट इनमें से इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी चेंज करने से चेंज नहीं होंगे। तो हमारे पास दो ही फैक्टर बचते हैं। हेंस नंबर 1, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। नंबर 2, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। गरिमा बताना ये बात क्लियर हुई? कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? ठीक है, हमने क्या किया, हमने पढ़ा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और एक रिलैक्सेशन टाइम पे। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो आपको पता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, तो आप ऐसे लिखते, कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, उल्ट के लिख देते। पहले बात क्लियर हुई, इसे रिवर्स करके लिख देते। तो ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाओ इन द फॉर्म ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास, नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां तक डिराइव करना था ये फॉर्मूला, स्टार्टिंग से ओम्स लॉ से लेकर यहां तक। अगर वही चीज कंडक्टिविटी के लिए पूछता तो इसके बाद ये फॉर्मूला आ जाता है इसका इनवर्स करके। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक एज इट इज नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, हैंस से ऊपर तक यहां तक नोट कर लो। ओके, उसके बाद लिखो हैंस नंबर 1, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन। इसका क्या मतलब है, ये पहले लिखो, नंबर 1 रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन। इसके सामने लिखो, देखो बेटा, ये जो नंबर डेंसिटी है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर है, वो डिपेंड करता है कौन से मटेरियल की बात कर रहे हो। कुछ मटेरियल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और कुछ मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इसका मतलब ये एन नेचर पे डिपेंड कर रहा है मटेरियल के, तो इनडायरेक्ट वे से जो रो है वो भी नेचर पे डिपेंड कर रही है। तो आप कह सकते हो कि जो रो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। शगुन बात क्लियर हुई? तो लिखो इसके बाद, ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखो लाइन में, resistivity is inversely proportional, resistivity is inversely proportional to electron density, resistivity is inversely proportional to electron density, full stop. The value of electron density, the value of electron density, the value of electron density depends upon nature of the material. The value of electron density depends upon the nature of material, nature of the material, full stop. So
resistivity depends upon, so resistivity depends upon nature of material. So resistivity depends upon nature of material. प्राची फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया. So resistivity depends upon nature of material. Okay, second point पर आ जाओ. Second point बनाओ. रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद लिखो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, इसके बाद लिखो बेटा जैसे ही देखो जो ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम फर्दर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेगा. जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, मतलब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे. जब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो रो भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. पायल बताओ ये बात क्लियर है? राइट डाउन, इसमें लिखो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, resistivity is inversely proportional to relaxation time. Resistivity is inversely proportional to relaxation time. Full stop. Relaxation time depends upon temperature. Relaxation time depends upon temperature. Depends upon temperature. So resistivity depends upon temperature also. So resistivity depends upon temperature also. So resistivity depends upon temperature also. अभिषेक सेकंड पॉइंट समझ आया? नाउ लास्ट पॉइंट. हाँ जी, ये पॉइंट रिपीट करना है, बता दो एक बार. ठीक है, समझ आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट. बेटा मैंने ये बताया था, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी कोई गिवन डायमेंशन है. अगर मैं इसे इलोंगेट कर दूं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो क्या रेजिस्टिविटी में चेंज आया था अमन? क्या रेजिस्टिविटी में डायमेंशन के चेंज होने से चेंज आया था अमन? अगर मैं किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, तो क्या डायमेंशन में चेंज कर दूं, तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आया था? नहीं आया था. तो एक फैक्टर और हो गया. लिखो थर्ड पॉइंट में, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल डायमेंशंस. ओके, ये जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए हैं. थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछे गए हैं, मगर क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं हर एक बात पर. जो मैंने चाहे लास्ट में ये फैक्टर्स अलग लिखवाए, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो फॉर्मूला डिराइव हो गया इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप पहले टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनका जवाब दे पाओगे. तो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग जरूर करो.